बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे के लिए यही बदसूरत लड़की रह गई है, मैं तो चांद सी दुल्हन लाऊंगी। मेहमानी में भरी महफिल में यह कहते ही निकाह तोड़ दिया। मैं अजियत से आंखें मीच गई और ख़ुद को कमरे में बंद कर दिया। वज़ू करके मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से बातें करने लगी। बोली, या अल्लाह, मैं खुश हूँ जैसा तूने बनाया मुझे, पर लोग बहुत अजियत देते हैं मुझे, तू मेरे साथ कोई मौजज़ा कर दे। ये कहते ही मैं सो गई। ख़ाम एक बुज़ुर्ग बोले, 3 बार सूरह रहमान पढ़कर चेहरे पर फूंक और मौजज़ा देख। आँख खुलते ही मैंने सूरह रहमान पढ़ी और चेहरे पर फूंकी तो जो मौजज़ा हुआ वो सबको हिला गया कि मुझे अपने चेहरे से एक अजीब वहशत होने लगी थी। मैं मगर एक हौसला था, ना अली था, वो मुझे किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ सकता था। मगर ये मेरी सबसे बड़ी गलत फहमी थी कि अली मेरा साथ देगा। मैंने अपने चेहरे की वजह से अपना सबसे बड़ा ख्वाब ही अधूरा ही छोड़ दिया था। अब्बा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि एक हादसे की वजह से मुझे अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत को इस तरह दांव पर नहीं लगाना चाहिए था, मगर मैं दोबारा घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। मेरे दिल में इस वक्त जो खौफ बैठ गया था उसने मुझे घर से बंद रहने पर मजबूर कर दिया था। मैं खुद को आईने में नहीं देख सकती थी। मुझे लोगों की खुद पर तरस भरी निगाहें जैसे अंदर तक तोड़ कर रख देती थीं। अम्मा अब्बा ने मुझे बहुत समझाया कि अगर मैं एक दो सर्जरी करवा लूं तो मेरा चेहरा बहुत हद तक बेहतर हो सकता था। मैं सर्जरी करवाना ही नहीं चाहती थी। मुझे मालूम था कि कोई भी सर्जरी मुझे पहले जैसा नहीं कर सकती। मैं दिन ब दिन एक ऐसे एहसास में मुब्तला हो रही थी जो मुझे लोगों से दूर अकेला रहने पर मजबूर करता था। मुझे लगता था कि अगर मैं लोगों की भीड़ में जाऊंगी तो वो मेरा चेहरा देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे अपने ख्यालात में लोगों की वो सब बातें सुनाई देती थी जो वो मुझे देख देख कर कह सकते थे। जब अली के अम्मा अब्बा को भी मालूम हुआ कि मैंने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी है तो वो भी शादी की तारीख तय करने के लिए आने वाले थे। मुझे ये इत्मीनान था कि वो मेरे अपने रिश्तेदार थे और मेरी तकलीफ़ को बखूबी समझ सकते थे। मगर जब मेहमानी ने मेरा चेहरा देखा तो वो अपनी जगह से हिल ना सकी, बल्कि मेरे चेहरे को हाथ में थाम कर तौबा तौबा करने लगी। वो बार बार मुझे एक ही जुमला कह रही थी कि अफशीन, तेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, अब भला ज़माना तुम्हें कैसे कबूल करेगा। मगर मामू की आंखों में आंसू आ गए और वो मेरा माथा चूम कर कहने लगे कि मेरी बच्ची, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले भी हमारी बेटी थी और अब भी हमारी बेटी ही हो। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे तय किया था। हमारे लिए तुम बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि पहले जैसी अफशीन ही हो। मगर मेहमानी का रवैया मेरे दिल में एक डर बिठा गया कि क्या वो मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार भी थी। इस राज को ही मामला तय पाए थे। मेहमानी ने इनमें अपनी मर्जी तक शामिल न की थी, बल्कि बस सारा वक्त मेरे चेहरे को ही देखती रही थी। मैं आंखों में आंसू लिए बस सबके सामने सर झुकाया उनके फैसले की मुंतज़िर थी। मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई और मैं खुश थी कि सब कुछ ठीक था। मैं ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी थी। मेरा डर कम होने लगा था। मुझे ये हौसला था कि अगर अली मेरे साथ था तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत थी। मगर जब मेरा निकाह का दिन आन पहुंचा तो वो मेरे लिए खुशी की बजाय एक नई क़यामत लाया था। जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी तो मेहमानी मेरे करीब आई थी और मेरा नाम अफशीन है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं 2 भाइयों की अकलौती बहन होने के साथ साथ पूरे ख़ानदान की भी अकलौती लड़की थी, क्योंकि मेरे ननिहाल में किसी और के यहाँ कोई बेटी नहीं थी। मेरे 2 मामू और 2 खाला थी और उन सब के ही बेटे थे। इसलिए मैं अम्मा अब्बा और अपने भाइयों समेत सबकी लाडली थी। अम्मा अब्बा ने मुझे बहुत नाज़ों से पाला था और मेरी हर ख्वाहिश, हर ज़िद पूरी की गई। इसके बावजूद भी मैं अपने माँ बाप की फर्मा बरदार और मासूम लड़की थी। बचपन से ही मुझे हर तरह की आज़ादी मिली थी और किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। वो मेरी ज़िंदगी का हसीन बाप था जो लाड प्यार और बेफिक्री के रंगों से रंगा हुआ था। मैं ज़हीन थी, इसलिए पढ़ाई में भी अच्छी थी और साथ ही क्विज़ शोज़ में हिस्सा लेना भी मुझे बेहद पसंद था। अम्मा अब्बा या भाइयों ने मुझे कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मुस्तकबिल में वकील बन जाती, क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने और हक़ की आवाज़ बुलंद करने का शौक़ मुझे बचपन से ही था। अब्बा भी अक्सर कहते थे कि मेरी बेटी एक दिन जज बनेगी। मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े थे। मैट्रिक के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ मेरी एक दोस्त बन गई, अलीना। मगर वो मुझसे बहुत मुख्तलिफ थी। वो एक आज़ाद ख्याल
साल खुद मुख्तार और हर चीज़ में बेबाक रहने वाली लड़की थी। वैसे तो मुझे भी बचपन से ही आज़ादी का वाला माहौल मिला था, लेकिन मैं इतनी बेबाक नहीं थी जितनी कि अलीना। दोस्ती के शुरू के दिनों में तो मैं उससे थोड़ी घबराती थी, मगर उसका खुलूस और खरापन मुझे अपनी तरफ खींचता चला गया और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। वो अक्सर मुझे कहती थी कि तुम इतनी मासूम हो कि तुम ज़िंदगी की तलख हकीकतों से वाकिफ़ ही नहीं हो। एक दिन जब ये रंग तुम्हारे सामने आएंगे तुम हार जाओगी। मैं उसकी बात सुनकर हंस देती थी कि जब मेरे घर वाले उनकी दुआएं और मेरे ख्वाब मेरे साथ थे तो मैं क्यों हारूंगी। काश मैं उस वक्त उसकी बात की गहराई समझ पाती। इंटर के दौरान ही अब्बा को दिल का दौरा पड़ा। शुक्र है कि वो बच गए, मगर डॉक्टर ने सख्ती से कह दिया था कि अब उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत थी। तब मेरे बड़े भाई फराज ने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी और नौकरी कर ली, क्योंकि अब्बा ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे कॉलेज जाने की और अपनी पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त मिल गई। क्योंकि हमारे ख़ानदान में सिर्फ मैं ही अकलौती लड़की थी, तो अम्मा मुझे बहुत पढ़ाना चाहती थी ताकि मैं उनके ख्वाब पूरे कर सकती। लेकिन अब्बा की तबीयत ख़राब रहने के बाद घर के माहौल में वो बेफिक्री नहीं रही थी। मुझे हर वक्त यही फिक्र रहती थी कि अब्बा ने दवाई खाई थी या नहीं, अम्मा ने कुछ खाया था या नहीं। मैंने जल्द ही तालीम के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी निभाना शुरू कर दी थी। मैं तालीम के साथ साथ घर भी संभालने लगी थी, मगर मेरी आंखों में वही ख्वाब थे, एक कामयाब वकील बनने के और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के। इंटर के बाद मैंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब था जो पूरा हो रहा था। मगर उन्हीं दिनों एक नया तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुआ। मेरे एक मामू जिनका बेटा बैरून मुल्क काम करता था, वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गए और उनका कहना था कि अफशीन हमारी बेटी जैसी ही है और हम इसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अब्बा थोड़ी देर खामोश हो गए, मगर अम्मा खुश थी। इनका मानना था कि अपने घर में शादी हो जाए तो बेटी सुखी रहती है। फिर रिश्ता आया भी तो उनके अपने सगे भाई के घर से था। वो भला कैसे इनकार कर सकती थी, मगर मेरे लिए वो फैसला बहुत मुश्किल था। मैं तो अभी अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती थी। मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैंने ख्वाब देखे थे और मुझे उन्हें पूरा करना चाहती थी। मगर अम्मा ने खफकी से कहा कि ख्वाब औरत के नसीब से जीते हैं, ज़िद से नहीं। एक वक्त होता है जब रिश्ता आता है तो इनकार करना नहीं चाहिए, फिर उम्र निकल जाए तो रिश्ता मिलना आसान नहीं होता। अब्बा ने भी अम्मा को समझाने की कोशिश की। मेरी कौन सी उम्र निकली जा रही थी जो वो इतनी जल्दी मेरा रिश्ता कर देना चाहती थी। मगर अम्मा को तो इस वक्त सिर्फ यही नज़र आ रहा था कि रिश्ता उनके भाई के घर से आया था, इसलिए वो इनकार नहीं कर पाई थी और मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। मुझे लगने लगा कि जैसे उस वक्त मेरे अपने ख्वाब, मेरी अपनी सोच सब बेमानी हो गए। मेरे इनकार के बावजूद अम्मा के दबाव और अब्बा की सेहत को देखते हुए मेरी मंगनी कर दी गई। मेरा मंगेतर अली बैरून मुल्क इंजीनियर था। वो शक्ल सूरत से अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी और हम एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे और एक साथ ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। मेरे और अली के रिश्ते पर वैसे तो सब खुश थे, लेकिन अब्बा को एतराज़ था क्योंकि वो मेहमानी के आज़ाद से वाकिफ़ थे। अली की अम्मी तलख मिजाज की औरत थी और उनको जल्दी गुस्सा आ जाता था, मगर मेरे रिश्ता तय होने पर वो भी खुश थी। शायद अब्बा तो अम्मा के इस फैसले पर उनसे नाराज़ हो गए और उनको कहने लगे कि वो मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाने का इंतज़ार ही कर लेती, उसके बाद ही तो मेरी शादी के सब मामला तय किए ही जा सकते थे। तब ये तय पा गया कि जैसे ही मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई तब भी मैं रुखसत होकर अली के साथ मुल्क से बाहर चली जाऊंगी। लेकिन जब तक मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी कोई भी मेरी रुखसती की बात नहीं करेगा। मैं भी इस फैसले से मुतमिन थी कि चलो इसी बहाने मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूँगी। मेरा ख्वाब था कि मैं डिग्री मुकम्मल करने के बाद लॉ की प्रैक्टिस भी करती रहूँगी, मगर मेमानी इस हक़ में नहीं थी। मगर मेमानी ने तो मुझे साफ साफ इनका कह दिया कि वो मुझसे नौकरी नहीं करवाएंगी। वो तो मुझे अपने घर में इसलिए ले जा रही थी क्योंकि वह घर में अकेली थी और उनको दिल लगाने के लिए अपनी बहू की ज़रूरत थी जिसके साथ वो अपने दिल की बातें कर सकती, क्योंकि इनकी अपनी तो कोई बेटी थी नहीं, तो वो बहू को ये बेटी बनाकर रखना चाहती थी। मगर वो मेरे शौक़ से भी वाकिफ़ थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया और मुझे कहने लगी कि एक बार शादी हो जाए फिर देख लेंगे। अगर तुम बच्चों के साथ नौकरी करना चाहो तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। और मैं खुश हो गई कि बच्चों के साथ काम करना कौन सा मुश्किल बात थी। अम्मा अब्बा भी तो थे
انہوں نے بھی تو 3 بچے پالنے کے ساتھ ساتھ نوکری کی تھی، اور اس میں کون سا بڑی بات تھی۔ میں اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے مصروف ہو گئی۔ منگنی کے بعد علی بھی ملک سے باہر چلا گیا، سب کچھ معمول کے مطابق ہی چل رہا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں خطرناک موڑ آنے والا تھا، اور میری زندگی، میرے خواب کس طرح سے برباد ہونے والے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی مجھے ایسے موڑ پر لانے والی تھی جس کے بعد سے مجھے اپنی ہی صورت سے نفرت ہونے والی تھی۔ جیسے کہ علینا ایک آزاد خیال لڑکی تھی، اور میری تو وہ بیسٹ فرینڈ بن گئی تھی، اس لیے میں اس پر مکمل بھروسہ کرتی تھی۔ علینا آزاد خیال تھی، اس لیے اس کی دوستی کالج کے ہر اچھے اور ہینڈسم لڑکے سے تھی جن کے ساتھ وہ آزادانہ گھوما پھرا کرتی تھی، اور مجھے اس کی یہ عادت ہی سب سے بری لگی تھی۔ میں اس کو روکتی رہ جاتی، مگر وہ میری ایک ہی نہ سنتی تھی بلکہ مجھے بھی اکساتی تھی کہ یہی تو دن تھے جب ہمیں اپنی زندگی کو کھل کر جینا چاہیے تھا۔ مگر مجھے سب بہت عجیب لگتا تھا۔ میں اکثر علینا کو سمجھاتی تھی کہ وہ جو بھی کر رہی تھی وہ سب کچھ بہت غلط تھا، لیکن وہ ہنستے ہوئے مجھے ایک ہی بات کہا کرتی تھی کہ جب ہم شادی کے بعد اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ جائیں گے تو پھر ہمیں یہی دن یاد آئیں گے، اس لیے جتنا ہو سکے زندگی کے ہر لمحے کو کھل کر انجوائے کرنا سیکھو۔ بہت سے لڑکے اس کے دوست تھے، اور ان میں سے اکثر میرے ساتھ بھی دوستی کرنا چاہتے تھے، مگر مجھ میں اور علینا میں یہی تو فرق تھا کہ وہ بہت جلد ایک کو اپنا دوست بنا لیتی، ہر ایک کو اپنا دوست بنا لیتی تھی، جبکہ مجھے وہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ علینا اکثر کالج کے بعد دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جایا کرتی تھی، اور مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہتی تھی، مگر میں ہر بار اس کو انکار کر دیتی تھی۔ لیکن ایک دن علینا کے بار بار اصرار پر میں نے ایک بار اس کے ساتھ ایک ایسے فنکشن میں جانے کا فیصلہ کیا جو کالج کے قریب ایک بڑے سے ریسٹورنٹ میں تھا۔ وہ ہمارے کالج کی طرف سے کی گئی ایک پارٹی تھی جس میں کالج کی سب لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ پہلے تو میں علینا کو انکار کرتی رہی، مگر پھر تھوڑی بہت جھجک کے ساتھ وہاں جا پہنچی، مگر پھر بھی میں علینا کا جوش دے کر خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ پہلے ہی کچھ لڑکوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی اور مجھے مکمل طور پر نظر انداز کرنے لگی۔ مجھے لگنے لگا جیسے میں اس پارٹی میں بے مقصد ہی ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں پر تو کسی کا مجھ پر دھیان ہی تھا ہی نہیں، اور میں وہاں علینا کے علاوہ کسی اور کو جانتی تک نہ تھی۔ میں نے وہ سب چہرے پہلے ہی اپنے کالج میں دیکھے تو تھے، مگر کبھی کسی سے بات ہی نہیں کی تھی، اس لیے میں تنہا ایک طرف بیٹھ کر ان سب کو دیکھنے لگی۔ وہ سب خوش نظر آ رہے تھے، کہے لگا رہے تھے، تصاویر بنا رہے تھے۔ ایک طرف علینا ایک لڑکے کے ساتھ کوئی زیادہ بے تکلف ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تو اس کی عادت تھی، وہ ہر ایک کے ساتھ بہت جلد فرینک ہو جایا کرتی تھی۔ انہیں لوگوں میں ایک لڑکا عدیل بھی تھا۔ عدیل مجھے ایک امیر کبیر گھرانے کا بگڑا ہوا لڑکا لگتا تھا۔ وہ میری طرف بھی کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر مجھے اس کا یوں خود کو دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں اس کو نظر انداز کر کے دوسری طرف جانے والی تھی جب وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ افشین ہیں نا، علینا کی فرینڈ۔ لیکن میں نے بس اس بات میں سر ہلا دیا اور دوسری طرف جانے کی کوشش کی، مگر تب بھی وہ میرا راستہ روکے میرے سامنے آ کر اور کہنے لگا کہ آپ بہت الگ ہیں، سب سے الگ، شاید اس لیے مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اس جملے نے مجھے غصہ دلایا۔ میں نے پھر بھی اس کو کوئی جواب نہ دیا اور راستہ بنا تو ایک بار پھر وہاں سے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ تب مجھے لگنے لگا کہ شاید اس پارٹی میں آ کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی اور وہ آوارہ لڑکا بار بار میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اس سے اپنی جان بچائی اور علینا کو بتائے بغیر ہی گھر واپس آ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے ٹھان لیا کہ میں علینا کے لاکھ اصرار کے باوجود بھی کسی ایسی پارٹی میں نہیں جاؤں گی جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں آزادانہ ماحول میں ایک دوسرے سے گھل مل رہے ہوں۔ وہ دن تو گزر گیا، مگر اس دن کے بعد سے عدیل نے میرے بارے میں علینا سے مزید پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی۔ علینا نے یہ بات مجھ سے چھپائی نہیں تھی، بلکہ مذاق میں مجھے کہا تھا کہ لگتا ہے کسی کو ہماری افشین اچھی لگنے لگی ہے۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی، مگر سچ یہ تھا کہ عدیل کے جملے میرے ذہن میں بار بار گونجتے تھے۔ چند دن بعد عدیل نے مجھے سوشل میڈیا پر میسج کیا۔ میں نے جواب نہ دینے کی ٹھان لی۔ میں نے اس کو مکمل نظر انداز کرنا شروع کر دیا، مگر وہ ایک پلیٹ فارم سے ہٹتا تو دوسرے اکاؤنٹ پر مجھے میسج کرنا شروع کر دیتا۔ کیونکہ ہم سب ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے لیے ایک دوسرے کا اکاؤنٹ ڈھونڈنا مشکل کام نہ تھا۔ جب وہ مجھے میسج کر کے تھک جاتا تو پھر مجھے کالز پر کالز کرنا شروع کر دیتا، جس کی وجہ سے مجھے سوشل میڈیا استعمال کرنے میں بے حد مشکل پیش آتی۔
तब मैंने एक के बाद एक अकाउंट पर उसे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि एक ही यही हल बचता था जिससे मैं उससे बात किए बगैर अपनी जान छुड़वा सकती थी। मगर वो इंसान तो जैसे हाथ धोकर ही मेरे पीछे पड़ गया। अदील का यूँ मेरे पीछे पड़ जाना मेरे लिए एक नया अजाब बन चुका था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एक पार्टी में इससे चंद लम्हे की मुलाकात मुझे इतनी महंगी पड़ सकती थी। मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, मगर वो बाज मानने वाला नहीं था। वो मुझे कभी किसी नए अकाउंट से तो कभी किसी और लड़की के ज़रिए पैगाम भिजवाने लगा था, और फिर कॉल्स अनजान नंबर से मेरा मोबाइल हर वक्त ही बजता रहता था। वो तो मेरे पीछे ऐसे पड़ गया जैसे मुझे ये यकीन दिलाना चाहता था कि दूसरे इर्द गिर्द हर वक्त वो मेरे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद था। मेरी ज़िंदगी जो भी कभी पुरसुकून थी, अदील के बाद मैं एक अनजानी घबराहट का शिकार हो चुकी थी। अदील की वजह से मुझे सोशल मीडिया से भी दूर हटना पड़ा, मगर अदील का साया तो जैसे हर वक्त ही मेरे ताकों में रहने का लगा था। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आ रही थी तो बस स्टॉप पर एक कार मेरे करीब आकर रुकी। मैंने नज़रें चुराई, मगर वो अदील था। वो गाड़ी से उतरा, मेरे सामने आकर मुझे कहने लगा कि क्या आप मुझसे 2 मिनट बात कर सकती हैं। उसकी नज़रें और लहजा बज़ाहिर तो नरम ही था, मगर उसके लहजे पीछे छुपी हुई शिद्दत मुझे साफ महसूस हो रही थी। मैंने इधर उधर देखते हुए उससे इल्तिजा की कि प्लीज़ वो मुझे तना छोड़ देता। मैं तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो मुझे ऐसे हर जगह और हर वक्त परेशान ना करता। मगर वो हंसने लगा जैसे मेरी बात कोई मजाक लगी हो उसे। वो मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहने लगा कि मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। मैंने तुम्हें बताया तो है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। मैंने सख्त लहजे में उसको कहा कि वो मुझे तुम्हारी किसी बात में दिलचस्पी नहीं है, और फिर मैं धड़कते दिल के साथ तेज़ी से आगे बढ़ गई। चंद दिन बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि अदील ने मेरा पीछा छोड़ दिया, क्योंकि उसकी कॉल्स आना एकदम से बंद हो गई थी। मैसेजेस का सिलसिला भी ख़त्म हो गया था। मैंने सुकून का सांस लिया कि मेरी उस आवारा लड़के से जान बच गई, मगर मैं गलत थी, क्योंकि फिर वो दिन आया जो मुझे मज़ीद खौफ में मुब्तला कर गया। एक दिन जब मैं कॉलेज की लाइब्रेरी से निकल रही थी तो निकलते हुए मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैंने पलट कर देखा तो मैं डर गई, क्योंकि वो अदील था। मैं उसे अपने सामने देखकर घबरा गई। उस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं था और मैं उस जगह पर बिल्कुल अकेली खड़ी हुई थी। वो अपनी जेब में हाथ डाले मेरे करीब आया और मुझे कहने लगा कि मेरे इतने बार कहने के बावजूद भी तुम्हारी ज़िद ख़त्म ही नहीं हुई। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यूँ ठुकरा दोगी और मैं कुछ नहीं करूँगा? मैंने उसको धमकाने की कोशिश की कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो हरासमेंट में आता था और मैं इसकी रिपोर्ट कर सकती थी। वो हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे पास सबूत क्या है? कॉलेज का इंतज़ामिया तो मेरे अब्बा के दोस्तों से भरा हुआ है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो तुम बहुत भोली हो अफशीन। उसके अल्फाज ने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। मैं तेज़ी से वहाँ से निकल गई। अगले दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं प्रिंसिपल साहब को बता दूँगी। मैं वो सब कुछ अपने घर किसी को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे घर वाले मुझे ही गलत समझेंगे। इसलिए मैंने अगले दिन प्रिंसिपल को उसकी शिकायत की थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका पछतावा मुझे आज भी है कि काश मैं इस बारे में प्रिंसिपल को बताने के बजाय अपने घर में ही किसी को बता देती तो मेरे साथ वो सब कुछ ना हुआ था जो उस दिन हुआ था। मैंने प्रिंसिपल को अदील की शिकायत की तो मुझे ही समझाने लगे कि अदील तो बहुत शरीफ था, वो तो ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकता था। बल्कि उन्होंने अदील को मेरे सामने ऑफिस में बुलाकर पूछा भी था कि क्या मैं इस पर जो इल्ज़ाम लगा रही हूँ वो ठीक था, और अदील साहब मुकर गया कि मैं झूठ बोल रही थी। मेरा दिल चाहता कि मैं किसी वतनी शय से इस झूठे इंसान का मुंह तोड़ देती, मगर मेरी तरबियत ने मुझे ऐसा करने की इजाज़त ना दी। मैं मायूस कॉलेज से निकलकर बस स्टैंड पर जा खड़ी हुई जब एक मोटरसाइकिल मेरे करीब आ रुकी और उस पर बैठे हुए एक लड़के ने पानी से भरी एक बोतल मेरे चेहरे पर उलट दी। मुझे लगा कि शायद वो पानी था, मगर चेहरे पर होने वाली जलन ने मुझे ये एहसास दिलाया कि वो पानी नहीं बल्कि तेज़ाब था। और जब तक मुझे कुछ समझ आती वो लड़का वहाँ से भाग गया और मैं उसका चेहरा तक देख न पाई, बल्कि मुझे तो चेहरे पर होने वाली जलन ने अजीब कशमकश में डाल दिया था। मैंने अपने दुपट्टे से अपना मुंह साफ़ करना चाहा, मगर वो भी जल गया। तब मैंने अपने बैग में से पानी वाली बोतल निकालकर खुद पर डालना चाहा, मगर उसमें भी 2 घूंट के अलावा कुछ ना था। उस वक्त मेरे पास भी कोई न था जो मेरी मदद कर सकता। मैं तकलीफ से ज़मीन पर बैठती चली गई और मेरे चेहरे की जलन थी कि बढ़ती जा रही थी। जब कुछ लोगों का मुझ पर ध्यान हुआ तो उन्होंने अपने पास मौजूद पानी की बोतलें मेरे मुंह पर फेंकना शुरू करी थी, मगर
तब तक देर हो चुकी थी। मेरे नाक से चेहरे नीचे का चेहरा झुलस चुका था। जल्दी से कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल में मेरी चीखों से गूंजने लगा। मेरा वजूद खौफ से लरस रहा था। मेरा जिस्म तो झुलस ही चुका था, लेकिन मेरी रूह इस लम्हे मुकम्मल तौर पर राख हो गई थी। अस्पताल के कमरे जब मेरी आंख खुली तो मेरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सारा वजूद ही लपेट दिया गया। अगले कई दिन मेरे लिए एक खौफनाक ख्वाब की मानद थे। डॉक्टर ने बताया कि मेरे चेहरे का निचला हिस्सा बुरी तरह मुतासर हुआ था। जल्द के कई हिस्से झुलस चुके थे और मुमकिन था कि मुझे कई सर्जरीज की ज़रूरत पड़ जाती। मेरी आंखें तो बच गई थीं, लेकिन मेरे होंठ, नाक और गर्दन मुतासर हुए। आईने से भी डरती थी, खुद से डरती थी और सबसे ज़्यादा इस सवाल से डरती थी कि अब मैं वही पहले वाली अफशीन कैसे रह पाऊंगी। अस्पताल से घर आने के बाद मुझे फूलों के बुके के साथ एक बेनाम लिफाफा मिला, जिसमें कंप्यूटराइज लिखा हुआ था कि तुम्हें अपने हुस्न पर शायद बहुत नाज था, अब तुम्हें अपने इसी हुस्न को देख देख कर सारी ज़िंदगी पछतावा होगा कि तुमने किससे पंगा लिया था। मुझे अंदाज़ा हो गया था मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो अदील नहीं किया था, मगर मैं दोबारा उसका नाम लेने की जुर्रत ही नहीं कर पाई थी। जो इंसान सरेआम मेरे मुंह को जला सकता था, अगर मैं उसके खिलाफ एक और कदम उठाती तो वो न जाने किस हद तक जा सकता था। उस दिन के बाद से मैंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया था, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया और ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। हर वक्त एक अनजाना खौफ मुझे अपने घेरे में लिए रखता था कि न जाने कहाँ से अदील आ जाएगा और फिर से मुझ पर तेजाब फेंक जाएगा। मैं आहट से भी डर जाती थी। तब मैंने कुछ लम्हा अल्लाह से इंसाफ का मुतालबा करना शुरू कर दिया। मैंने खुद से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ कर लिया था ताकि मेरा डर कम हो सकता, मगर शायद मेरी आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने घर में होने वाली कुछ बातें सुनी थी कि अब मुझे अली कैसे अपनाएगा, मगर मैं जानती थी कि अली मुझसे मोहब्बत करता था और वही तो था जो मेरा दुख, मेरी तकलीफ़ को समझ सकता था। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था इसमें मेरी अपनी तो कोई गलती ना थी। मैंने अम्मा अब्बा को कह दिया था कि मैं दोबारा कॉलेज नहीं जाना चाहती। उस वक्त मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब, अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश अधूरी छोड़नी पड़ी थी। मुझे अपने वकील बनने का ख्वाब अधूरा छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मैं दोबारा घर से बाहर निकल ही नहीं सकती थी। अब्बा ने मुझे बहुत समझाया कि मुझे अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत को एक हादसे के लिए कुर्बान नहीं कर देना चाहिए, मगर मेरे दिल में उस वक्त जो खौफ बैठ गया था उसने मुझे घर में बंद रहने पर मजबूर कर दिया था। मैं खुद को आईने में नहीं देख सकती थी। मुझे लोगों की खुद पर तरस भरी निगाहें जैसे अंदर तक तोड़ कर रख देती थी। अम्मा अब्बा ने मुझे बहुत समझाया कि अगर मैं एक दो सर्जरी करवा लूँ तो मेरा चेहरा बहुत हद तक बेहतर हो सकता था, मगर मैं कोई सर्जरी करवाना ही नहीं चाहती थी। मुझे मालूम था कि कोई भी सर्जरी मुझे पहला जैसा नहीं कर सकती। मैं दिन ब दिन एक ऐसे एहसास में मुब्तला हो रही थी जो मुझे लोगों से दूर अकेला रहने पर मजबूर करता था। मुझे लगता था कि अगर मैं लोगों की भीड़ में जाऊंगी तो मेरा चेहरा देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे सब। मुझे अपने ख्यालात में लोगों की वो सब बातें सुनाई देती थीं जो मुझे देख देख कर कह सकते थे। जब अली के अम्मा अब्बा को भी मालूम हुआ कि मैंने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी है तो वो भी शादी की तारीख तय करने के लिए आने वाले थे। मुझे यह इत्मीनान था कि मेरे अपने रिश्तेदार थे और मेरी तकलीफ़ को समझ सकते थे। मगर जब मिमानी ने मेरा चेहरा देखा तो वो अपनी जगह से हिल ना सकी, बल्कि मेरे चेहरे को हाथ में थामकर तौबा तौबा करने लगी। वो बार बार मुझे एक ही जुमला कह रही थी कि अफशीन, तेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है, अब भला ज़माना तुम्हें कैसे कबूल करेगा। मगर मामू की आंखों में आंसू आ गए और वो मेरा माथा चूम कर कहने लगे कि मेरी बच्ची, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पहले भी हमारी बेटी थी और अब भी हमारी ही बेटी हो। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तय किया था। हमारे लिए तुम बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि पहले जैसी अफशीन ही हो। मगर मिमानी का रवैया मेरे दिल में एक डर बिठा गया कि क्या वो मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार भी थी। इस राज को ये मामला तय पाए थे। मिमानी ने उनमें अपनी मर्जी तक शामिल न की थी, बल्कि बस सारा वक्त मेरे चेहरे को ही देखती रहती। मैं आंखों में आंसू लिया बस सबके सामने सर झुकाए उनके फैसले की मुंतज़िर थी। मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई और मैं खुश थी कि सब कुछ ठीक था। मैं ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी थी। मेरा डर कम होने लगा था। मुझे ये हौसला था कि अगर अली मेरे साथ था तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत थी। मगर जब मेरा निकाह का दिन आन पहुंचा तो वो मेरे लिए खुशी की बजाय कि नई क़यामत लाया था। जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी तो मिमानी मेरे करीब आई और मेरे चेहरे को थाम कर एक बार फिर बहुत गौर से देखने लगी और फिर मेरा चेहरा झटक कर कहने लगी कि मेरे बेटे के लिए
کیا یہی بدصورت لڑکی رہ گئی ہے؟ میں تو اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی، نہ کہ اس جیسی جو اپنی صورت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ وہ علی کا بازو تھامے بھری محفل میں سے اٹھ کر چلی گئی، اور علی نے بھی مڑ کر مجھے دیکھنا تک مناسب نہ سمجھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر وہ تو ایک لفظ تک بولنا تو دور کی بات، اس نے مجھے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ میں آنسوؤں سے اس کو اپنی زندگی سے اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی، مگر کچھ کر نہیں سکی۔ میرا نکاح ہونے سے پہلے ٹوٹ چکا تھا، اور میں کسی ٹوٹے ہوئے کانچ کی طرح چکنا چور ہو کر بکھر چکی تھی۔ مگر میں نے بہت ہمت کی اور ایک لفظ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلی آئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میری ہمت آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی اور آنسو میرے گالوں پر بہتے چلے گئے۔ ایک آخری امید جو تھی وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ علی مجھے سمجھ پائے گا، مگر میمانی نے اسے سمجھانے کی بجائے اسے بھی میرے خلاف کر دیا تھا، اور وہ بھری محفل میں مجھے ٹھکرا کر چلا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید میں اب زندگی میں دوبارہ کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں پاؤں گی۔ میں سب کی جس قدر لاڈلی تھی، زندگی نے میرا اتنا ہی مذاق بنا کر رکھ دیا تھا، اور میں ایک پل میں ہر خوشی ہر خواہش سے منہ موڑ بیٹھی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا جب مجھے ایسا کوئی نہ ملا جس میں اپنا درد بانٹ سکتی۔ تو میں نے وضو کیا اور مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرنے لگی۔ میں بار بار اللہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے مجھے جیسا بنایا تھا، میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا، میں اس میں خوش تھی، مگر دنیا تھی کہ شاید مجھے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنے ماں باپ کا خیال آ رہا تھا، جن پر میرا نکاح ٹوٹ جانے کے بعد نہ جانے کیا گزر رہی تھی۔ میں نے اللہ سے ایک ہی دعا کی تھی کہ وہی میرے ساتھ کوئی معجزہ کر دے۔ روتے روتے میں نے جانے کب وہی مصلی پر سو گئی۔ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک بزرگ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میں سورہ رحمان پر پڑھ کر اپنے چہرے پر دم کرتی اور پھر رب کا معجزہ دیکھتی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ خواب نہیں حقیقت تھی، کیونکہ مجھے اپنے پاس ایک عجیب سی مہک محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھ کھلتے ہی 3 بار سورہ رحمان پڑھ کر اپنے چہرے پر دم کیا تو اسی روز ایک ایسا معجزہ ہوا کہ میرے ساتھ ساتھ گھر کے باقی سب لوگ بھی دنگ رہ گئے۔ اسی شام ابا کے ایک دوست جن کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا، وہ اپنے پڑھے لکھے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے کر آئے، جس کا دبئی میں اپنا بہت بڑا بزنس تھا۔ جب ابا نے ان کو میرے بارے میں بتایا کہ میرا چہرہ تیزاب کی وجہ سے جلس گیا تھا تو وہ پریشان تو ہوئے، مگر کہنے لگے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر وہ اپنے بیٹے سے ایک بار اس کی رضامندی جاننا چاہتے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید ان کا امیر کمیر بیٹا بھی مجھے جھٹلا دے گا جب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہونے والی ہے جس کا چہرہ ہی بگڑ چکا تھا، تو وہ بھی علی کی طرح صاف انکار کر دے گا۔ مگر جب اس نے مجھے قبول کرنے کی حامی بھر لی تو ابا کی آنکھوں میں بے یقینی کے آنسو تیرنے لگے۔ میں ان کے لیے بوجھ نہیں تھی، مگر وہ میرے لیے پریشان تھے۔ ان کو لگا کہ شاید چہرے کی بدصورتی کے ساتھ ساتھ میرا نصیب بھی بدصورت ہو گیا تھا، اور مجھے کوئی بھی اس بدصورت چہرے کے ساتھ اپنانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ مگر معجزے بھی تو اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ جس روز علی نے مجھے ٹھکرایا، اسی روز اللہ نے شاہ میر کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا، جو نہ صرف مجھے اپنانے کے لیے تیار تھا بلکہ اس نے ابا کو بھی یقین دلایا کہ وہ مجھے میری وہ ساری خوشیاں لوٹا دے گا جن سے میں منہ موڑ بیٹھی تھی۔ میرا اور شاہ میر کا نہایت سادگی سے نکاح ہوا، اور میں نکاح کے 2 ہفتے بعد بھیگی آنکھوں اور اداس دل کے ساتھ اس کے ساتھ دبئی رخصت ہو گئی۔ وہاں سے میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا۔ شاہ میر میرے لیے ایک بہت اچھا ہم سفر ثابت ہوا۔ اس نے مجھے کبھی یہ احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ مجھ میں کوئی کمی تھی، بلکہ وہ میرے اندر کی خوبصورتی کو مانتا تھا۔ اس نے زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ اس نے دنیا کے ہر مہنگے ڈاکٹر سے میرا علاج کروایا اور میرے انکار کے باوجود میرے چہرے کی سرجری کروانا شروع کی۔ وہ میرا شوہر ہی نہیں بلکہ میرا مسیحا بھی تھا۔ میری زندگی میں کئی برسوں کے بعد ایک ایسا شخص آیا جس نے مجھے میرے جھلسے ہوئے چہرے کے ساتھ نہیں بلکہ میرے اندر کے خلوص سے محبت کی۔ سرجری کا وہ عمل میرے لیے آسان نہیں تھا۔ مجھے آئینہ دیکھنے سے خوف آتا تھا۔ کئی بار میں شاہ میر سے کہتی کہ وہ ایسا مت کرے، مجھے تو اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے تھا، مگر وہ ہنس کر کہتا کہ تم اپنی آنکھوں سے وہ نہیں دیکھ سکتی جو میں روز دیکھتا ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں تمہاری خوشی لوٹانا چاہتا ہوں، تمہیں وہ آئینہ واپس دینا چاہتا ہوں جس میں تم اپنی اصل پہچان دیکھ سکو۔ شاہ میر نے میری پہلی سرجری کے لیے امریکہ سے ایک ماہر پلاسٹک سرجن کو بلوایا۔ جب میں پہلی بار آپریشن تھیٹر میں گیا دل کانپ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو شاہ میر میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا ایسا لمحہ تھا جب کسی نے میری طرف اس انداز سے دیکھا تھا جس میں نفرت نہیں بلکہ محبت چھپی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایک سرجری کے بعد دوسری، اور ایسے ہی کئی مراحل سے گزرنے کے بعد میرا چہرہ بہتر ہونے لگا۔ میں نے پھر سے آئینہ دیکھنا شروع کیا، پہلے جھجک کے ساتھ اور پھر حیرت کے ساتھ۔ میرے چہرے کی خوبصورتی
खूबसूरती और आंखों की चमक सब कुछ वापस आने लगा। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे अल्लाह ने मुझ पर दोबारा करम किया, मगर असल तब्दीली मेरे चेहरे में नहीं मेरे दिल में आ रही थी। मैं अब अपनी ज़ात से शर्मिंदा नहीं थी। शाह मीर ने मुझे ना सिर्फ एक नई ज़िंदगी दी थी बल्कि मेरी ज़ात को एक नई शनाख्त भी दी। दूसरी तरफ अली के लिए मिमानी ने जो लड़की ढूंढी वो अली को लेकर बहुत जल्द मिमानी से अलग हो गई और मिमानी मामू के साथ उस घर में अकेली रह गई। जहाँ कभी वो अली की दुल्हन के साथ वक्त गुजारने के बारे में सोचती थी, वो अक्सर अली को अपने पास वापस बुलाने के लिए न जाने क्या क्या जतन करने लगी। मगर उसकी बीवी काफ़ी शातिर थी, उसने अली को दोबारा कभी मिमानी के साथ रहने ही नहीं दिया। मेरा और अली का दुबई में ही आमना सामना हुआ जब वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शाह मीर की कंपनी में आया था और मुझे शाह मीर के साथ देखकर उसको यकीन नहीं हो सका कि मैं शाह मीर जैसे करोड़पति की बीवी बन गई। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अली की आंखों में अफसोस देखा कि वो मुझे खोकर किस कदर दुख में था, मगर मैंने उसको वैसे ही नज़रअंदाज कर दिया जैसे निकाह के रोज़ वो मुझे नज़रअंदाज करके अपनी अम्मा के साथ मुझे भरी महफिल में तना कर गया था। मुझे कोई दुख नहीं था कि अली ने मुझे छोड़ दिया था, बल्कि मैं तो उसकी शुक्रगुजार थी। अगर वो मुझे ना छोड़ता तो मुझे शाह मीर जैसा इंसान कभी ना मिलता जो दिल से मेरी कदर करता था। ज़िंदगी का एक और हसीन मोड़ उस वक्त आया जब डॉक्टर ने हमें खुशखबरी दी कि मैं मां बनने वाली थी। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो आंसू खुशी के थे, शुक्र के थे कि वो सारा वक्त मेरे लिए तो ख्वाबों जैसा था। शाह मीर मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था और जब वो दिन आया जिस दिन हमारी बेटी दुनिया में आई तो शाह मीर की आंखों में आंसू थे। उसने इस नन्ही जान को अपनी गोद में उठाकर कहा कि ये मेरी शहजादी है, बिल्कुल तुम जैसी मजबूत, खूबसूरत और बावकार। हमने इसका नाम नूर रखा क्योंकि वो वाकई हमारी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई थी। अली की ज़िंदगी वो ना रही जिसका ख्वाब उसने और उसकी माँ ने देखा था। उसकी बीवी ने उसे अपने कंट्रोल में रखा था। अली को कुछ ही अरसे में यह महसूस होने लगा कि उसने मुझे ठुकरा कर एक बहुत बड़ी गलती की थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं अम्मा अब्बा से मिलने पाकिस्तान आई तो मिमानी ने मुझे देखा और उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो मेरे पास हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें वो इज़्ज़त दी है जो मेरे बेटे को नसीब ना हो सकी। मैंने उनके हाथ थामे और सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है, आप बस दुआ करें कि मेरी बेटी को मेरी जैसी कोई आजमाइश न देखनी पड़े। और वो आंखों में आंसू लिए शर्मिंदा हो गई। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी किसी के सामने अदील का नाम तक ना लिया क्योंकि मैं जानती थी कि किसी में इतनी ताकत हिम्मत नहीं थी कि वो अदील को इस गुनाह की सज़ा दिलवा सकता जो उसने मेरे साथ किया। मगर पहली बार शाह मीर के सामने मुझ में वो हिम्मत पैदा हुई कि मैं उसे अदील की सफाकत के बारे में बताने लगी। मुझे शाह मीर पर भरोसा था, इस पर यकीन था कि वो मुझे इंसाफ ज़रूर दिला सकता था। शाह मीर ही था जो अदील से ज़्यादा असर और शौक़ वाला था। मैंने शाह मीर को अदील के अलावा अपने प्रिंसिपल का भी बता दिया। मैं जानती थी कि शाह मीर उनको सज़ा दिलवा सकता था, मगर फिर न जाने क्यों मैंने उनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि शाह मीर मेरी ज़िंदगी में होने की थोड़ी बहुत वजह अदील भी था। अगर वो मेरे साथ वो सब कुछ ना करता तो मेरे सामने कभी भी अली और मिमानी की हकीकत ना आ पाती और ना ही अली मुझे ठहराता और ना ही मैं कभी शाह मीर से मिल पाती। मैंने तो अदील को माफ़ कर दिया, मगर खुदा तो बेहतर इंसाफ करने वाला है ना। कुछ सालों के बाद पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया क्योंकि वो एक बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा भी रह चुका था और इसके अलावा और भी वो बहुत से ऐसे जराइम में मुब्तला हो गया था कि पुलिस को उसको गिरफ्तार करना ही पड़ा और उसका बाप भी उसको छुड़वा नहीं सकता था। आज मैं जब अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अदील का वो मीठा लहजा याद आता है कि वो किस तरह अपनी मीठी बातों से जाल में मुझे फंसाना चाहता था और मेरी तरह और भी न जाने कितनी लड़कियाँ इसके सवा का निशाना बनी थी। मगर दूसरी तरफ मैं शाह मीर को पाकर भी बेहद खुश हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।